नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान असम के बयान बहादुर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जब बीबीसी के रिपोर्टर से आमना सामना हुआ, तीखे सवालों से आमना सामना हुआ, तो इंटरव्यू में कैसे भड़क जाते हैं, बीबीसी पर क्या आरोप लगाते हैं और उसके बाद कैसे भाग जाते हैं। रिपोर्टर पीछा करते रह जाते कैमरे के साथ, भागते भागते कमेंट पास करते रहते हैं और उसके बाद क्या खेल करते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू का ये आधा हिस्सा दिखाया गया है, हिमंता ने खुद पोस्ट किया है और उसके बाद बीबीसी ने जवाब भी दिया है। तो पूरी कहानी आपको बताते हैं कि जब असल पत्रकारों से आमना सामना होता है, जब तीखा सवाल करने वाले पत्रकारों से आमना सामना होता है, तो कैसे हालत खराब हो जाती है। और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए कैसे बोलती बंद कर दी, क्या शानदार जवाब दिया है। लेकिन इस इंटरव्यू के पहले की क्या कहानी है, इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ और जो वीडियो नहीं दिखाया हिमंता ने, वो हम आपको दिखाएंगे कि इस हिस्से का आगे का माजरा क्या है। पहले हिमंता ने जो दिखाया, असम के सीएम ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहा, वो आपको बताते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा बीबीसी के साथ इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बीबीसी वाले मुझे कुछ भी कहकर बुला सकते हैं, जो भी वो चाहें, लेकिन असम की पब्लिक के लिए मैं उनका मामा हूं। और ये कहते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं असम के सीएम। इस वीडियो में आखिरकार क्या दिखाया गया है, पहले वो जरा सुनिए। You also spoken to people who oppose you, right? Nobody oppose me. No, there are people who oppose you. You will see, nobody will We've oppose spoken me. to many. Yeah. And my question is, what do you say to people who call you Hitler, who call you anti-democratic, fascist, communist? What do you say? तो यहां पर बीबीसी के पत्रकार, बीबीसी के रिपोर्टर जुगल पुरोहित सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, ऐसे लोगों से भी बात की जो आपको प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से भी बात की जो आपका विरोध करते हैं। विरोध शब्द आते ही भड़क जाते हैं असम के सीएम। रिपोर्टर को रोकते हुए नाना करने लगते हैं कि कोई मेरा विरोध नहीं करता है, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं है। खिलाफ में भी वोट पड़ते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबके खिलाफ वोट पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपकी नीतियों से नाराज है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है। तो इंटरव्यू में इस बात को सहजता से लेना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि असम के सीएम रोकने लगते हैं रिपोर्टर को। उसके बाद रिपोर्टर कहते हैं कि कई लोग आपको हिटलर कहकर बुलाते हैं, सांप्रदायिक कहकर बुलाते हैं। इस बात पर भड़क जाते हैं असम के सीएम और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। BBC has a vote in UK. BBC told me Hitler. Assam people told me Mama. तो इस बात का आखिरकार तुक क्या है? बीबीसी पर ही आरोप लगा दिया। बीबीसी वाले मुझे कुछ भी कहकर बुला सकते हैं, उनका वोट तो यूके में है, लेकिन असम के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, असम के लोग मुझे मामा कहकर बुलाते हैं। तो हिटलर वाले सवाल पर चिढ़ जाते हैं असम के सीएम। उसके बाद क्या होता है, जरा सुनिए। Which is what I'm asking. How would you like to respond to your critics? That's my question. I think BBC should not represent Akhil Gogoi. तो यहां पर अखिल गोगोई को कोट किया रिपोर्टर ने, तो कहते हैं कि बीबीसी को अखिल गोगोई को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें रिप्रेजेंट करने वाली क्या बात है? दूसरी पार्टियों के नेताओं के बयान के आधार पर सवाल किए जाते हैं और वही सवाल किया। रिपोर्टर ने खुद हिटलर कहकर नहीं बुलाया था, यह कहा कि कुछ लोग आपको हिटलर कहते हैं, फिर अखिल गोगोई का नाम लिया गया। इसके आगे का वीडियो पोस्ट नहीं किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि आगे रिपोर्टर पीछा करते रह जाते हैं। जब वीडियो पोस्ट किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, तो बीबीसी ने भी जवाब दिया और ये वीडियो पोस्ट किया है, पूरा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रिपोर्टर जुगल पुरोहित क्या बताते हैं। जुगल पुरोहित बताते हैं कि इंटरव्यू करना कितना मुश्किल था। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऑफिस से कई बार संपर्क किया गया कि हमें टाइम चाहिए, हमें इंटरव्यू करना है सीएम का। चुनाव के टाइम में अगर बीबीसी जैसे बड़े मीडिया हाउस को टाइम नहीं दिया जाता इंटरव्यू के लिए, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा संस्थान तो है नहीं। बहुत सारे नेता बीबीसी का इंटरव्यू करने के लिए तरसते हैं, खुद बुलाते बीबीसी की टीम को। लेकिन बीजेपी नेताओं को बीबीसी वालों से इसलिए डर लगता है क्योंकि बीबीसी तीखे सवाल करता है। ऐसा नहीं कि नेताजी ने कुछ भी बोल दिया और हाँ हाँ करते रहे। विपक्ष को टारगेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, सवाल पूछे जाते हैं, तीखे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या इसलिए टाइम नहीं दे पाए थे? उसके बाद जुगल पुरोहित बताते हैं कि फिर हमें जानकारी मिली कि एक जगह पर रैली है। कहां पर रैली थी? बीबीसी ने जानकारी देते हुए लिखा है कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से 2 अप्रैल को राज्य के दुलियाजान में बीबीसी पत्रकार ने सवाल किए। इस बातचीत को लेकर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां बीबीसी के सवालों पर शर्मा के जवाब का पूरा और बिना काट छाट किया हुआ संस्करण पेश है। तो यहां पर जवाब एक तरह से दिया है बीबीसी ने हिमंता को, और यह कहा इस बातचीत को लेकर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। तो आगे बिना काट छाट वाला हिस्सा बीबीसी ने दिखाया है। Sir, just one question. BBC should be fair to all. So we are doing our job, sir. I don't I've been care. trying to reach you for many days, sir. I don't care. तो असम के सीएम को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
ये आप देख सकते हैं, लगातार भाग रहे हैं असम के सीएम, रिपोर्टर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बीच में भागते भागते कमेंट किए जा रहे हैं, बीबीसी को सभी के साथ निष्पक्ष होना चाहिए। तो क्या बीबीसी निष्पक्ष नहीं है? अगर कोई सवाल करने लगे तो क्या वो निष्पक्ष नहीं होता? सत्ता से ही सवाल किए जाते हैं पत्रकारिता में, तो क्या असम के सीएम को उन सवालों का सामना नहीं करना चाहिए? कायदे से पहले ही टाइम देकर इंटरव्यू करना चाहिए था। यहां पर चुनाव प्रचार के बीच रिपोर्टर पकड़ लेते हैं फील्ड में, तो जनता के सामने इंटरव्यू से इनकार कैसे करें? बयान बहादुर सीएम माने जाते हैं, उसके बाद कहते हैं बस 2 ही सवाल करना, दूसरे सवाल के बाद ही थोड़ा उखड़ जाते हैं, उसके बाद आधा वीडियो पोस्ट करके ये दिखाते हैं मानो बीबीसी के रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी। असम के सीएम का बीबीसी वाला ये इंटरव्यू इस बात को दिखाता है कि सत्ता वालों को सच्चे पत्रकारों से कितना डर लगता है। वरना आज तक हो, एबीपी न्यूज हो या तमाम जो भी चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको पूरा टाइम दिया जाता है, आराम से इंटरव्यू किए जाते हैं, क्योंकि पता है कि काउंटर सवाल नहीं होंगे, क्योंकि पता है कि बहुत ज्यादा तीखे सवाल नहीं होंगे। कुछ भी बोलकर निकल जाओ, पत्रकार काउंटर सवाल नहीं करते। आप सोच कर देखें, इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बोला था एक इंटरव्यू में आज तक के मंच पर अंजना के सामने यह बोला था कि कांग्रेस के 30% टिकट तो मैं दूंगा। आप सोच कर देखिए, कोई मुख्यमंत्री या कोई भी नेता किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कैसे बोल सकता है कि मुख्य विरोधी दल के 30 टिकट तो मैं दूंगा? तो वो किस तरीके से दिए जाएंगे? जाहिर सी बात है, 60 गांठ का रास्ता है, नैतिकता के हिसाब से सरासर गलत है। एक पत्रकार को गुस्सा आना चाहिए कि सीएम साहब जो आप बड़ाई के तौर पर बता रहे हैं वो सरासर गलत है, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो गलत काम है। किस आधार पर कोई नेता दूसरी पार्टी के टिकट देने का दावा कर सकता है? इसका मतलब दूसरी पार्टी में सेटिंग बिठाई हुई है, इसका और क्या मतलब निकलता है? और एंकर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, इसलिए ऐसे इंटरव्यू करना आसान हो जाता है। लेकिन जहां मुश्किल सवालों से सामना होता है वहां पहले तो टाइम नहीं दिया जाता, कोई फील्ड पर पकड़ ले तो ऐसे सवालों से भागा जाता है। तो क्यों न कहा जाए कि असल सवाल करने वाली मीडिया से सरकार को डर लगता है। और आजकल तो सरकार जो कर रही है सवाल करने वालों के साथ, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मोल्टिक्स का फेसबुक पेज बंद किया गया और भी कई संस्थानों की किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने की, वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ संजय सिंह भी पहुंचते हैं और क्या कहते हैं जरा सुनिए। देखिए, ये आपके पीछे पड़े क्यों है ये पहले समझना होगा। बड़े बड़े चैनल के ऊपर एक दबाव रहता है सरकार का। दबाव कैसा रहता है? विज्ञापन, प्राइवेट प्लेयर्स जो उनको विज्ञापन देते हैं उसका भी दबाव रहता है, गवर्नमेंट के विज्ञापन का दबाव रहता है। तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी, उस चैनल की मजबूरी है या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। तो ज्यादातर लोगों ने ये किया कि भाई उन्होंने खबर को नीचे गिराना शुरू किया। फिर थोड़ा और बात बढ़ी आगे तो 2-4 ईडी सीबीआई के छापे डलवा दिए चैनल के मालिकों के यहाँ। उससे फिर और डरे, कुछ पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, उससे और डरे। धीरे धीरे कुल मिला के सरकार का डर जो है वो काम करने लगा। और जितने भी बड़े चैनल थे वो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। चलिए वो भी ठीक है। फिर वो उनका नाम पड़ गया गोदी मीडिया। फिर वो दिन रात तारीफ पे तारीफ, कोई गलत से गलत कर दे सरकार की ओर से उसको नहीं दिखाना है, तारीफ में लग गए। अब जो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाए उन्होंने या तो खुद से इस्तीफा दे दिया या चैनल ने उनको निकाल दिया, जिसका एक उदाहरण खुद पंकज जी। अब उन्होंने ये माध्यम शुरू किया। अब ये बहुत सफल माध्यम निकल गया आपका। यूट्यूब पे चलने लगा, फेसबुक पे चलने लगा, रील चलने लगी। रील इतनी ज्यादा चलने लगी कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का है, बोले अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको फ्री में डाटा कमा रहे हो ना। तो बोले तो कमाने भी लगे लोग। तो नेशनल दस्तक वाले भी कमा रहे हैं, मॉल्टिक्स वाले भी कमा रहे हैं, इनके साथ के लड़के भी कमा रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, हमसे पूछते भी हैं कि नेताजी बताइए इसका जवाब तो आपको देके जाना होगा। कहने तो हम भूल गए थे कि जाना होगा देके, ये सब तो खत्म हो गया था, गोदी वालों को हमने ठीक कर लिया था, ये सब कहां से आ गए? तो बोले अब इनको ठीक करना है। और मैं समझता हूं कि ये काम अगर वो करने में सफल हो गए तो उनका 100% काम हो जाएगा। अभी तो कुछ चैनल की बात हो रही है ना, 4PM, पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, मुकेश मोहन, राजीव निगम, ऐसे कुछ लोगों की बात हो रही है ना। आप कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाए। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई, अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पर उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज हो रहा है इनका, शंभू का, इनको ठीक किया जाए। तो ये ठीक करने की कोशिश है। अब आपको तय करना है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है या फिर यहां भी सरेंडर करना है, इनके आगे झुकना है। तो पहली बात तो ये जेल, मुकदमा, लाठी डंडा, इसका भय अपने दिमाग से निकालना होगा। जब कुछ गलत किया नहीं है तो डरना किस बात का? जो सच्चाई है उसके साथ खड़े होना है, वो खबरें दिखानी है। और इस लड़ाई में 95, 96, 70% नहीं, 100% आपके साथ खड़ा हूं मैं, 100%। चाहे सड़क पे बुला लीजिएगा और चाहे सदन में। आपने कहा नहीं था मुझसे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वहां पे
संसद के अंदर बोला, हमने कहा तुम अर्थव्यवस्था कहां से ठीक करो, तुम्हारा दिन रात तो दिमाग इसी में लगा हुआ है कि कैसे किसको बंद करें, कैसे किसको जेल में डालें। एक बात बिल्कुल आप साफ जान लीजिए, एक ही ये माध्यम बचा। अब जैसे हम लोग हैं, हम किसी टीवी चैनल पे जाना ही पसंद नहीं करते, कोई बुलाए ना बुलाए, हम लोग अपने किसी भी यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दे दिए, लोगों तक बात पहुंच जाती है, या अपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिए पहुंच जाती है, ट्विटर पे डाल दिए पहुंच जाती है, कोई जरूरत नहीं है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो सारे गोदी मीडिया को हम लोगों ने बहिष्कार करवा दिया इनका, कि भाई इनको कोई नहीं दिखाएगा, तब भी ये लोग चल रहे हैं। तो बात यहां पर है, आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप ही हैं जो ये दिखाते हैं कि बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आप ही ये दिखाते हैं जो पानी की टंकी बनी नहीं, और पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट गई, या 4 साल से बनी नहीं और पैसा निकाल लिया गया, या सड़कें कहां गांव में कहां भ्रष्टाचार है, या मोमबत्ती में ऑपरेशन कहां हो रहा है, या अस्पताल में कुत्ता कहां बैठा हुआ है, या मिड डे मील में नमक रोटी कहां खिलाई जा रही है, या कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई। कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। तो इस ताकत को अगर बचा के रखना है तो फिर जिंदा दिली से इनसे लड़ना होगा। और अगर जैसे गोदी मीडिया वाले सरेंडर कर चुके हैं, ऊट पटांग खबरें दिखाते रहते हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, यहाँ देखिए लाहौर में सब आ गए हैं, सेना घुस गई है, यही सब अगर दिखाना है तो बस ठीक है, तो जैसे चल रहा है चल रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।